नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बैकडोर भर्ती हाई स्टे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर 102 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर की बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। विधानसभा सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 दिसंबर की तिथि को नियत किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ को जांच के मोर्चे पर उतारकर नकल माफिया और भर्तियों के घपलेबाज घड़ियालों के खिलाफ अभियान छेड़ा, उसी के साय में विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर बावंडर मच गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने भी करप्शन के खिलाफ छिड़ी जंग में खुद को सबसे बड़ा चैंपियन साबित करने के लिए एक बड़ा निर्णय ले लिया। स्पीकर ने राज्य गठन के बाद से लेकर बीती विधानसभा के कार्यकाल तक हुई सभी नियुक्तियों को लेकर एक्सपर्ट कमेटी बिठा दी है। रिटायर्ड आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में स्पीकर द्वारा गठित कमेटी ने नियुक्तियों का बीते 2 दशक के दस्तावेज खंगाले और पाया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों ने बैकडोर से अवैध भर्तियां कर डाली। डीके कोटिया की अगुवाई में पूर्व कार्मिक सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और कुमाऊं के पूर्व कमिश्नर एएस नयाल वाली एक्सपर्ट जांच कमेटी ने तय समय 1 माह से पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट मिलने के अगले ही दिन स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विधानसभा में 228 तदर्थ और 22 उपनल के जरिए हुई भर्तियों को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। यानी एक झटके में 250 कर्मचारियों, जिनमें 150 की भर्ती 2016 में हरदा सरकार में स्पीकर रहते गोविंद सिंह कुंजवाल करके गए थे और 100 की भर्ती वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पिछली बीजेपी सरकार में स्पीकर रहते चुनाव में आते जाते कर डाली थी। अदालती बहस के दौरान स्पीकर के फैसले की सबसे बड़ी कमजोरी तो यह झलकी की जिस लोकहित का हवाला देकर 250 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई, उसी बर्खास्तगी आदेश में इस लोकहित के आधार और कारण नहीं गिनाए गए। इसके बाद दूसरा अवैधानिक कार्य यह हुआ कि जिस तर्ज पर स्पीकर रहते कुंजवाल और अग्रवाल ने नियमों को ठेंगा दिखाकर नियुक्तियां कर डाली, उसी तर्ज पर स्पीकर रितु खंडूरी ने भी बिना कर्मचारियों का पक्ष सुने उनको एक झटके में बाहर कर डाला। ऐसे ही आधार लेकर बर्खास्त कर्मचारियों के वकीलों ने स्पीकर रितु खंडूरी के आदेश को विधि विरुद्ध साबित कर इसे रद्द करने की मांग उठाई थी। जाहिर है स्पीकर रितु खंडूरी भूषण के अमन अब खुद के फैसले को सही साबित करने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आदेश तदर्थ कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी वाला साबित हो सकता है। आप लोगों को आपकी सेवाएं जो तदर्थ सेवाएं थी वो खत्म की जाती है, आप घर जाओ। तो माननीय अदालत ने यही कहा कि भाई जब चाहे वो एडहॉक को तो एडहॉक अपॉइंटमेंट थे, पहले भी अदालतों ने डिवीजन बेंच ने रखा था कि एडहॉक अपॉइंटमेंट जो था इनका सही था, और इस स्थिति में कम से कम उनको सुनने का मौका दिया जाता, उनको नोटिस देते। और ये जो ऑर्डर है बिना सुनवाई के और बिना किसी कारण दिए हुए
जो ऑर्डर है ये गलत है और इसलिए इस ऑर्डर को हम स्टे करते हैं। और इस बीच ये लड़के वापस काम पे जाएंगे और फिर माननीय अदालत ने कहा कि अगर मान लीजिए वो ये चाहते हैं कि हम एक नए ढंग से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसके लिए लिबर्टी है, उनको आज़ादी है, अगर चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। अब जब नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले से दोबारा नौकरी पर बहाल हो गए 250 कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं तो विपक्षियों के निशाने पर स्पीकर और सरकार आ गई है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस कदम को जल्दबाजी में लिया फैसला बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है, कानून ने ही हमें विशेष अधिकार दिया है, उसी विशेष अधिकार का फायदा उठाते हुए अपनी नैतिकता को ताक पर रखते हुए बैकडोर भर्ती की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमने पहले ही कहा था यह मामला कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। हम चाहते थे, जैसे गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रेस और मीडिया के सामने आकर स्वीकार किया था कि उन्होंने गलती की है और उनको उनकी गलती की सजा मिल रही है। मैं चाहता था आरएसएस के बड़े पदाधिकारी, राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल, राज्यसभा में गई हुई राज्यसभा की मेंबर, केंद्र में बैठे हुए मंत्री, महापौर इत्यादि, जिन्होंने अपनी अपनी पत्नी, अपनी बेटी, किसी ने अपने भाई, अपनी भतीजी, अपने ड्राइवर, किसी ने अपने साले, किसी ने अपने भतीजे, किसी ने अपने दो भतीजे, जो बैकडोर से विधानसभा में नौकरी लगाई थी, वो सामने आकर आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल की तरफ माफी मांगेंगे और जनता के सामने उनका चेहरा एक्सपोज होगा। हो सकता है स्पीकर रितु खंडूरी भूषण की मंशा प्रदेश में दीमक की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार पर प्रहार कर एक मिसाल पेश करने की रही हो, लेकिन अब यह जल्दबाजी में फैसला लेने के कारण हुई त्रुटि रही या फिर उनके सलाहकारों ने ही पटकथा ऐसी लिख डाली कि हाई कोर्ट में बहस और सुनवाई का पहला झटका भी उनका नियुक्तियां निरस्त करने वाला ऐतिहासिक फैसला झेल नहीं पाया। के न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। और उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में हुई 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुई 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियां रद्द की गई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल आपको बता दें कि कर्मचारियों की नौकरी जो है वो बनी रहेगी। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें से 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल हैं। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016 में 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुई 6 तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुई 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियां रद्द कर दी गई। कुंजवाल अग्रवाल के कार्यकाल में आपको बता दें कि ये भर्तियां हुई थी। 2016 की जो 150 भर्तियां रद्द की गई हैं वो कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई थी। 2020 की 6, 2021 की 72 तदर्थ व 22 उपनल की भर्तियां भाजपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई थी। 2011 से पहले की भर्तियों पर विधिक राय के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 2011 से पहले विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी वो कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। उनकी नियुक्ति कैसे हुई, नियमितीकरण कैसे दिया गया, पदोन्नतियां कैसे हुई, इस पर विधिक राय लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 2021 में आपको बता दें कि 32 पदों की भर्ती भी रद्द हो गई। विधानसभा में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में वर्ष 2021 में 32 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। 20 मार्च को इनकी परीक्षा हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि ये भर्तियां यूके SSSC में पेपर लीक की आरोपी कंपनी RMS टेक्नो सोल्यूशन ने कराई थी। इसका परिणाम अभी जारी नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि इनमें जांच समिति ने वित्तीय अनियमितता भी पकड़ी है।
इसलिए ये भी रद्द कर दी गई। इस मामले में बिल जमा करने में 2 दिन के भीतर 59 लाख के भुगतान पर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं उन्होंने बताया कि इस भर्ती के आवेदकों का शुल्क या तो लौटाया जाएगा या फिर दोबारा परीक्षा होने की स्थिति में पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जुलाई 2022 यूके SSC की भर्तियों में पेपर लीक की घटनाओं के साथ सोशल मीडिया में विधानसभा भर्तियों का मुद्दा उठना शुरू हुआ। अगस्त 2022 सोशल मीडिया में विधानसभा में हुई भर्तियों की सूची वायरल हुई, जिस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद विवाद और गहरा हो गया। 28 अगस्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष में भर्तियों की जांच का अनुरोध किया। यह भी कहा कि सरकार की जहां आवश्यकता हो वहां सहयोग किया जाएगा। 29 अगस्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हां, मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाया। 3 सितंबर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया। 22 सितंबर जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने 250 भर्तियां भी रद्द कर दी थी। ये पूरा आपको बता दें, हम ये प्रकरण जो है वो हुआ कांग्रेस की सरकार में भी हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुआ। फिलहाल कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दिया है, यानी कि जिन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था उन्हें बहाल कर दिया गया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अवतार सिंह रावत जी अधिवक्ता हाईकोर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है। रवीन कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुरुआत में आप ही लोगों से करती हूँ और पीसी थपलियाल जी आपकी प्रतिक्रिया में सबसे पहले चाहूंगी कि बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर कार्यपालिका निर्णय नहीं लेती, इसलिए हाईकोर्ट को या फिर न्यायपालिका को निर्णय लेना पड़ता है। और ये मैं जब से उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जब से गठन हुआ, अगर तमाम पूरे सारी चीजों को हम देखें तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि कार्यपालिका से काम संभलते नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको हक है कि न्यायालय के शरण में जाना। लेकिन जो ये घटना हुई कि आनन फानन में जो ऋतु खंडूरी जी ने जो फैसला दिया, उससे अगर वो आहत हैं तो हम भी आहत हैं, क्योंकि उस समय जब ये फैसला लिया गया था तो सब लोग एक क्षण में ऐसा समझ रहे थे कि वो वेरी गुड, बहुत अच्छा, जैसे कोई छक्का मारता है तो ऐसा लगा था कि ये क्रिकेट का छक्का मार दिया ऋतु खंडूरी ने। और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आगे इसका क्या होगा। और आज भी जब हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया है उधर से, तो हर कोई सोच रहा है कि हार गए हैं, लेकिन न कोई हारा है न कोई जीता है। इसमें फिर से कर सकते हैं काम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऋतु खंडूरी फिर से इस कार्य को कर सकती है, वो उनको पूछ सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। वो अगर उन्होंने फैसला दे दिया तो ये थोड़ी बोला कि तुम बिल्कुल तुमने कोई अपराध किया ही नहीं है। बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने एक अलग चैनल्स बनाकर भर्तियां हुई हैं, भाई भतीजावाद के तहत भर्तियां हुई हैं। और यही नहीं, जब से ये राज्य बना है तब से भर्तियां हुई हैं। और उपनल में भी जो ये लोग कर रहे हैं, अभी भी जो करते आ रहे हैं, वहां अभी भी भाई भतीजावाद चल रहा है। इसलिए कई मंत्रालय क्या करते हैं कि अब उपनल से नहीं ले रहे हैं, वो अपने किसी आउटसोर्स एजेंसी से अपने एम्प्लॉय ले रहे हैं, क्योंकि जो तदर्थ या जो एडहॉक लोग लेने पड़ते हैं विभागों को, वो उनका अधिकार है लेने का। अब क्योंकि काम तो चलाना है डिपार्टमेंट में, क्योंकि परमानेंट जो रिक्रूटमेंट था वो सरकारों ने बंद कर दिया है। और क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉयमेंट कब से बंद हो रखा है। लेकिन जिस तरह से एक हो हल्ला तमाशा मचा हुआ है, वो सीधा सीधा उसका कारण है कि हमारी जो लीडरशिप है वो अनुभवहीन है। उनको उन्होंने कभी समझा ही नहीं है। अगर थोड़ा भी अकल होती और कहीं जमीन पे काम किया होता तो ये समझना होता कि जिन मजदूरों को हम हटा रहे हैं उन मजदूरों के कानून क्या बोलते हैं।
अगर नियम कानून में तुमने कमेटी बना दी, इसमें अपराध तो उस व्यक्ति का है जिसने एक कोटिया उटिया 2-3 IAS अफसर और ये तो रिटायर IAS अफसर रख के और कमेटी गठित कर दी। ये अपराध क्या हुआ है? क्योंकि इन्होंने कहीं लेबर कमिश्नर को नहीं रखना था साथ में। तुम लोगों के कर्मचारियों के ऊपर निर्णय लेने जा रहे हो, उनकी इंक्वायरी करने जा रहे हो। अगर एक बार तुमने लेबर कमिश्नर रखा होता कमेटी में तो ये ऐसी बेइज्जती झेलनी नहीं पड़ती। वो बता देता कि भाई मजदूरों का हक है, उनको इतना इतना पीरियड का टाइम दीजिए और उसके बाद इतने अपना फैसला दीजिए। लेकिन उनको समय देना पड़ेगा कि बोल भाई तुमने किस तरह से यहाँ एंट्री पाई है, अवैध एंट्री, इसको बताओ। और आज भी पूछ सकती है सरकार कि अवैध एंट्री तुमने क्या। लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट होंगे जी, अब ऐसा हो गया, अब इनको मौका मिल गया अंदर घुसने का। मैं नहीं मानता। अगर इंक्वायरी इसमें फिर से ढंग से की जाए और रितु खंडूरी शुड से सॉरी, इट हैज बीन मिस्टेक, और मैं एक दूसरी कमेटी बनाती हूँ और उस कमेटी के गठन के बाद मैं फैसला लेती हूँ, कमेटी बदल दे और नए तौर से इसकी इंक्वायरी शुरू कर दे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि चीजें खत्म नहीं हुई हैं। इन चीजों को हमें बड़े ढंग से लेना पड़ेगा और आगे ये काम करते रहना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है जी। विपिन खन्ना जी, हमारे साथ मोहन काला जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले विपिन खन्ना जी। देखिए यशी जी, इसमें हमारा ये कहना है कि एक मजाक बनाकर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड को। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसको ये जो रितु खंडूरी जी ने ये 250 नियुक्तियां रद्द की थी, ये किसको गुमराह करने के लिए की थी? उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए की थी या विपक्ष को गुमराह करने के लिए की थी? इस बात को आपने पहले भी इस पर चर्चा करी थी और मैंने भाग लिया था। तो मैंने कहा था इस बात को कि जिन कर्मचारियों को ये लोग निकाल रहे हैं विधानसभाओं से, वो लोग कोर्ट का रुख करेंगे और वो बात सत्य साबित हुई। उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। अब इस पे जो किरकिरी सरकार की हो रही है और किरकिरी से बचने के लिए ही सरकार ने इस काम को किया था। अब इन्होंने क्या, लोकहित में हम लोग जो है ये फैसला ले रहे हैं, जो कर्मचारी हैं उनको हम निकाल रहे हैं, ये लोकहित की इन लोगों ने बात की थी। लेकिन अपनी किरकिरी से बचने के लिए जल्दबाजी में रितु खंडूरी जी ने निर्णय लिया और एक कमेटी गठित की और ये 250 कर्मचारियों को बाहर किया। इसमें केवल और केवल एक मजाक का पात्र वो बनी है और सरकार बनी है। अब ये बताइए, जो धाकड़ धामी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे, वो धाकड़ता कहां गई? आज जो जिन कर्मचारियों ने दोबारा से हाईकोर्ट के आदेश पे नियुक्ति पाली है, उन्होंने तो ठेंगा दिखा दिया है। और वही हाल यूके SSS में भी हुआ है। यूके SSS में अभी जांच चल रही है और जांच के दौरान ही 4 लोग जमानत पा गए, उसमें भी लचर व्यवस्था अपनाई गई। ये लोग किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये जीरो टॉलरेंस की सरकार कह के चिल्लाते हैं, डबल इंजन का सरकार कह के चिल्लाते हैं, तो किसको गुमराह कर रहे हैं? ये प्रदेश की जनता गुमराह कर रहे हैं, ये विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अरे असल कार्रवाई तो कुंजवाल जी पे और अग्रवाल जी पे होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने असल अपराध किया उन लोगों को बिल्कुल निकाल कर इन्होंने बाहर बिल्कुल सजा के रख दिया। उन पर कोई भी शब्द कहने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने कैमरे के सामने कहा कि हाँ हमने नियुक्तियां कर, विपिन जी बोलिए। जी मैं वही कह रहा था कि असल जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो अग्रवाल जी पे करनी चाहिए थी। उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। पहली बात तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है नहीं। लेकिन अगर धामी जी अगर धाकड़ धामी थे तो उनको अग्रवाल जी को बर्खास्त कर देना चाहिए था अपनी कैबिनेट से। जी ठीक है, हमारे साथ मोहन काला जी भी जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मोहन काला जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है।
रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने की जांच के बाद इस मामले में जांच कमेटी के सुझावों के अनुसार 250 के लगभग कर्मचारियों को हटा देने का काम किया था और उनको हटा दिया। अब उनका राइट है कोर्ट में जाएं, क्योंकि न्यायालय में जाना हर किसी के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय में गए, न्यायालय में जाके उनको राहत मिली या कहें कि कुछ समय के लिए राहत मिली, और विधानसभा अध्यक्ष जी को माने विधानसभा अध्यक्ष को 1 माह का समय मिला कि आप इसमें अपनी हमें बताएं कि इन्हें क्यों हटाया गया। ये मेरे ख्याल से एक सही जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया वो इस प्रकार से है। कुछ नहीं, आपका जो ऐतिहासिक फैसला था वो तो ऐतिहासिक बनते बनते रह गया ना। यशी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये सारी चीजें हुई। देखिए, ऐतिहासिक, अब मैं आपको उस बात पे आ जाता हूँ कि ऐतिहासिक किस लिए, कि जिस प्रकार से कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, बस इस लिहाज से आप इसको ऐतिहासिक मान रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो जो किया आप देख रहे हैं ना, हाईकोर्ट ने उनकी नौकरियों को बहाल कर दिया है, अब वो वापस नौकरी में आ गए, फायदा क्या हुआ? देखिए ऋषि जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से जनता के बीच से आवाज निकल के आई कि कुछ लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया गया, इसकी जांच करें। जांच हुई, 1 महीने का समय लगा। ये भी आपको जनता बता रही है। आप थोड़ा सा मुझे बगैर इंटरप्ट किए 10-30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। हाँ, तो देखिए, जिस प्रकार से वह जांच हुई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उन्हें हटा दिया गया और वह हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। यहाँ तक की बात सबके पास है, पूरी पब्लिक डोमेन में सारी बात समझ आती है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आगे भी इस पे सरकार, विधानसभा अपना पक्ष हाईकोर्ट में जाके रखेगी कि उन्हें हटाया क्यों और किस लिए हटाना जरूरी था। ये सारी चीजें अभी आएंगी। आप इसको इतनी जल्दी कह देना कि ये सारी चीजें हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, या आरोप तय कर देना, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के यूकेडी के हमारे मित्र ने, हालांकि यूकेडी ने के मित्र हमारे थपलियाल जी ने काफी सदी हुई बात करी है इसमें। देखिए, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे, हाई कोर्ट के डिसीजन पे, हाई कोर्ट के जो भी उसने कहा है, उसको ना हमारे हिम्मत है कि हम उसको कुछ कहें और ना हम कह सकते हैं। हाई कोर्ट का अपना जजमेंट है, उसने जो चीज स्थिति देखी उसने वो निर्णय दिया। लेकिन आप हमारी शंका को, आप इस चीज को देखिए, जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में जो बात आई उसे लेके हमने नैतिकता के आधार पे ये सारी चीजें जांच कमेटी के अनुसार हमने उन लोगों को हटा दिया। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, देखिए, उन्होंने नैतिकता की बहुत बड़ी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके मुंह से, हालांकि जचती नहीं है। ये कह रहे मंत्री जी को हटा दिए। अरे भाई, मंत्री तुम्हारा 6 महीने से जेल में, सत्येंद्र जैन जी, आपने उसे तो हटाया नहीं। हाई कोर्ट की, जिसमें हाई कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने वो कहा है कि फटकार पड़ रही है, रोज मंत्री नहीं सकते, रोज प्रशासन को फटकार पड़ रही है। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, जो आप बोलते रहे। अरे रविंद्र जी, आप कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी ना समर्थन मिलेगा आपको। विपिन जी प्लीज, विपिन जी प्लीज सुन लीजिए, वरना भी बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे हमें सुना नहीं जाता है। रविंद्र जी, देखिए, आप आम आदमी पार्टी हैं, आपकी 2-2 राज्यों में सरकार है, आप लगातार देश में बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बात आपको सुननी पड़ेगी, जो है सत्यता वो पता लगनी चाहिए ना। नैतिकता की बात करी, आपके हाई कोर्ट ने आपको लेके टिप्पणी करी कि क्या जेल में बंद रहे भी सरकार में कंटिन्यू कर सकते हैं, तो नैतिकता की पार्ट आप हमें ना बताएं। और लेकिन जिस प्रकार से, देखिए, कांग्रेस का एक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे उनका भी अपना आएगा, लेकिन जिस प्रकार से करण महाराज जी का या गोविंद सिंह गुंजाल जी का जैसी हाई कोर्ट का डिसीजन है, उनके एक बयान है। जिस दिन हटाया उस दिन बयान आए थे, और हाई कोर्ट का जिस दिन डिसीजन है उस दिन इनके बयान है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कृपया 2 सुझाव दे दीजिए कि ये हटे भी ना और ये नौकरी पे भी लगे रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? आपने हल्ला मचाया कि जी ये लोगों को, रिश्तेदारों को रख लिया, इसे रख लिया, उसे रख लिया, ऐसे रख लिया, वैसे रख लिया। भाई, जांच कमेटी बैठी है, जांच में तय हुआ, इन्हें हटा दिया। अब जैसे ही हटा, उन्होंने कहा जी क्यों हटा दिया, इन्हें हटाना नहीं चाहिए था, इनको ऐसे कर लेना चाहिए, इनको वैसे कर लेना।
तो ये दोनों तरीके से ये जिस प्रकार से डबल ढोलकी का काम करती है कांग्रेस की। देखिए रविंद्र जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं इस पर आती कि ये जो विपक्ष का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, दो दो बातें आप कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। या तो करना है या तो नहीं करना है। अब करना भी है और नहीं भी करना है, ये कैसे होता है ये तो विपक्ष के लोग ही बता पाएंगे। खैर, फिलहाल मेरा आपसे सवाल ये था कि जैसे कि अभी विपिन जी कह रहे थे कि आपने उन लोगों को हटा दिया बिना नोटिस के, और ये कहीं ना कहीं गलत बात है कि आप किसी को बिना नोटिस के आप उनको हटा दें। गलतियां कोई करे और भरे कोई, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी वहां बाहर घूम के आ रहे हैं, विदेश दौरा करके आ रहे हैं, उसी दौरान जिस वक्त इतना हाय तौबा मचा था उत्तराखंड में, उनको आप बाहर भेज देते हैं, फिर वो वापस आते हैं और उसके बाद अभी फिलहाल तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना रखी है कि कहीं कुछ अनर्गल बयान ना दे दे वो, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही ये स्वीकार किया था कि हाँ भाई हमने भर्ती की है। अब बात करते हैं गुंजाल और अग्रवाल जी की, तो कांग्रेस तो फिलहाल ना ही बोले। कांग्रेस को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के जो भी हाल है आज, जो भी उत्तराखंड है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो किसी एक पर दोषारोपण करने से तो कुछ होगा नहीं। आप बताइए ना, ये प्रेमचंद अग्रवाल जी क्या ऐसे ही बने रहेंगे मंत्री पद पर? अगर उन्होंने गलती की है, कोई और खामियाजा क्यों भुगतेगा ये? देखिए यशी जी, रविंद्र जी ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी, बने रहिए हमारे साथ। और बात कर रहे हैं विधानसभा में हुई भर्ती को लेकर, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने रद्द कर दिया था। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बैकडोर भर्ती की, जिसमें हाई स्टे लग गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। जिन लोगों की भर्तियों को रद्द किया गया था उनकी नौकरियों को वापस बहाल कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिसे धामी सरकार ऐतिहासिक फैसला मान रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो अब ये फैसला ऐतिहासिक तो रहा नहीं, लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और रवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं इस पूरे मामले को लेकर कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई आखिर कब होगी? प्रेमचंद अग्रवाल पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी क्यों नहीं की गई? प्रेमचंद अग्रवाल को क्या आप दोषी नहीं मान रहे? देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप अगर हमारा कहीं दोष है तो दोष आप हमारे पे लगाइए, आप हमारे से सवाल करिए। हम इस पे किसी भी प्रकार से कहीं से भी कहीं तक कहीं भागने का नहीं, कहीं छुप के जवाब देने का नहीं, ना ही चुप रहने का काम हम किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, अभी करण महाराज जी ने कितने पूरे प्रकरण को बताते हुए 2 शब्दों में कह दिया है। जिस प्रकार कुंजवाल जी ने माफी मांग ली, आप माफी मांग लेते। अरे भाई, माफी मांगने से काम चलता है क्या? मुझे एक प्रकरण यशी जी, मैं आपको एक छोटा सा प्रकरण याद दिलाऊंगा। 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक दंगा हुआ वहां पे। उस दंगे को लेके तरह तरह की यूपीए सरकार ने, दिल्ली में बैठी मनमोहन सिंह की सरकार ने जांच बिठाई, जबरदस्त तरीके से उनको तरह तरह के नोटिस दिए, सब तरीके के हर चीज में, मतलब गिरफ्तारी को छोड़ के हर जांच उनकी कर दी। तो उसके कुछ साल बाद माननीय मोदी जी का एक इंटरव्यू मैंने एक उस पे देखा था चैनल के थ्रू। उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है इतना बड़ा ये हुआ, आपने आज तक इसमें माफी नहीं मांगी। उसने कहा भाई मैं माफी क्यों मांगू?
अगर मेरे पास दोष है, मेरी जांच करो, अगर मैं दोष सिद्ध होता है तो मुझे सजा दो। आपने विवेक ओबरॉय फीचर फिल्म देख ली थी। तो देखिए, ये जो माफी मांगने का कल्चर जो है कांग्रेस द्वारा, ये लंबे समय से इतिहास में रहा है कि 84 पे दंगे हुए माफी मांग लो, कहीं और कुछ हुआ तो उस पर माफी मांग लो। तो ये माफी से काम नहीं चलेगा। अगर किसी ने दोष किया है, अगर किसी ने कुछ हुआ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो ये माफी, आप अपनी पार्टी के मंत्री को सजा नहीं दे पा रहे हैं, आपको कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस में भी वो हुआ था, तो आप चाह रहे हैं कि माफी मांगने, करण मारा की बात आपने पकड़ ली कि वो माफी मांगने के लिए उन्होंने कह दिया कि माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। आप बताइए ना, अगर आप इसके खिलाफ है तो आप तो शुरुआत करिए, कहीं से तो शुरू हो। ये यशी जी देखिए, ये आप ना लगातार इस चीज पे आप मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इस पे क्यों जोर दे रहे हैं। ये किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप इसे आप भ्रष्टाचार के साथ मत तुलनात्मक करिए, या ये किसी से कोई लाभ की चीज लेके कुछ हुआ। देखिए, ये एक भर्ती प्रक्रिया थी जिसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, और अभी उस पे हाईकोर्ट ने भी आप देखिए किस प्रकार का डिसीजन दिया। आप इस भर्ती को आप जैसे आप ऐसे गौर करिए, जैसे मेरा बेटा कल को कहीं पे वो किसी सरकारी विभाग में सेलेक्ट हो जाता है, अपने पराक्रम से, अपने दम पर, अपनी योग्यता के अनुसार, आप उस पे मेरे पे सवाल लगा दें कि जी ये भर्ती कैसे हो गया। रविंदर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो फिर आपने भर्ती रद्द क्यों की? तो ये सिद्ध कैसे हुआ? देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि किसी ने मेरे से पैसे लेके मुझे भर्ती किया या मुझे पैसे देके भर्ती किया। हाँ, इसमें अगर आपको रमेश जी ये ठीक, इतना ही ठीक लग रहा है ये प्रोसेस, तो आप मुझे बताइए ना कि फिर आपने भर्तियां रद्द क्यों की? आप इस पर जांच ही करा लेते पहले ढंग से। देखिए आप जांच, इसको ये नहीं कहा जाता। जनता की जब आवाज उठती है, कोई चीज के लिए, किसी चीज को लेके आवाज बनती है, उसकी वो जांच कराएगी। उसमें ऐसा नहीं है कि जांच आज आपने आवाज उठाई, कल निकाल के बाहर कर दिया। इसमें बाकायदा एक जांच कमेटी बनी 3 सदस्यों की, और 1 महीना उन्होंने एक्सपर्ट ने इसकी जांच करी, और जांच पे होने के बाद, और ये लोग वो नहीं है जो आप इसे पहले तो ये समझिए तदर्थ थे। तदर्थ माने एडॉप्ट पे जो सरकार, जो विभाग द्वारा कुछ सहायता के लिए ले जाते हैं, उसमें ये होता है कि एडॉप्ट में भी अगर जिस समय नियुक्ति पक्की करी जाती है तो इनमें एक टेस्ट होता है, और उनमें से भी जो इसके काबिल होते हैं वो आगे पक्के हो जाते हैं। नहीं तो तदर्थ वालों के लिए जो जैसा विभाग द्वारा जो उनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए, कब इन्हें रखा जाएगा, कब हटाया जाएगा, ये एक प्रक्रिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट नौकरी पे किसी को रख लिया हो या किसी को। देखिए, इससे पहले देंगे इसका, रुक जाइए विपिन जी। देखिए, रविंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही कि तदर्थ थे। तो सन 2001 से लेकर और 2016 में जो लोग परमानेंट हुए वो लोग भी तदर्थ थे। उनसे कौन सा एग्जाम आपने करवाया? देखिए, ये जांच प्रक्रिया जो ये कह रहे हैं कि 3 सदस्यों की जो जांच कमेटी नियुक्त करी गई, तो उस जांच कमेटी पर भी सवालिया निशान लगे थे, क्योंकि सरकार से लाभ लेने वाले लोग उस जांच कमेटी में थे। विपक्ष ने पहले भी सवाल किया था कि जांच सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के माननीय सिटिंग जज से करवाई जाए तो शायद जांच सही साबित हो। तो इस जांच में पहले से ही जो है सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो मेरा सवाल यह है कि सरकार को यह पता नहीं था कि ये लोग न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि रितु खंडूरी जी का एक बयान आया था कि हमने अपने अधिवक्ता को हाईकोर्ट में नियुक्त कर दिया है, इनको पता था कि ये लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तो क्या ये जांच ये जो लचर जांच थी, इसमें कितना काम सरकार ने किया, और जो अब आज किरकिरी सरकार की हो रही है। अभी रविंद्र जी ने कहा कि माफी, अभी इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई, कहीं दंगा हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम माफी क्यों मांगे। आप ये बताइए, प्रेमचंद अग्रवाल जी, चलिए मान लेते हैं कि वो माफी क्यों मांगे, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने कह दिया कि भाई मैंने गलती क्या की, कौन सा मैंने भ्रष्टाचार किया। लेकिन सरकार ने तो जरा सी जहमत भी नहीं उठाई उनसे एक सवाल भी करने की। तो जब किसी से सवाल ही नहीं किया गया तो जांच तो बहुत दूर की बात है। तो जांच कहां से बिठाते हैं आप? ठीक है विपिन जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं रविंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। रविंद्र जी, ये बताइए, आपके एक तो ये जो आपकी सरकार के वकील हैं, ये जो जाके वहां पर बहस करते हैं, ये क्या बहस करते हैं? ये ठीक तरीके से आपकी पैरवी भी नहीं कर पाते हैं। मैंने भी यहाँ पर, मैं कहीं पर पढ़ रही हूँ जहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि लोक हित का हवाला देकर 250 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई, और उस बर्खास्तगी आदेश में इस लोक हित के आधार और कारण भी नहीं गिना पाए।
देखिए ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वकील ने किस प्रकार की जीरा करी और क्या, और हर बार आपके साथ ये ऐसा क्यों होता है? आपकी सरकार में भी जितने भी मामले हाई कोर्ट में हैं, मैं वहां पर देखती हूँ पैरवी ठीक तरीके से होती ही नहीं है। हर बार पैरवी को लेकर सवाल उठते हैं कि भाई पैरवी ही नहीं करती सरकार, तो क्या सरकार की मंशा साफ नहीं होती? ये सवाल उठते हैं। नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं होता। कोर्ट खाली मेरे और आपके कहने से, यशी जी या चैनल पे बैठे हुए बाकी लोगों के कहने से नहीं चलता है। कोर्ट चलता है जिरा के आधार पर और कानून की उनकी दी हुई अपनी जो है जो वो उदाहरण देते हैं वकील, जितना है दलीलों पर। और वकील तो आपके क्या दलील देते हैं, मैं इस पर ही बात कर रही हूँ। आपके वकील क्या दलील देते हैं ये तो आप पर ही निर्भर करता है ना। आप उनसे बात करिए, पूछिए। ये भी कोर्ट निर्धारित करता है। हाई कोर्ट बोलता है कि आप आइएगा और ये बोलिएगा। नहीं, देखिए आप इसमें कोर्ट ने अपना अगर बयान दिया, अगर कोर्ट को लगता है ऐसा कि गलत हुआ है तो कोर्ट इसमें टिप्पणी भी करता है। देखिए किसी प्रकार की कोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी है। कोर्ट ने अपना जो है इसको स्टे देने का काम किया है। उसने कहा भाई आप अपना जवाब जो है इसमें 1 महीने के अंदर हमें दाखिल करिए कि इसमें क्यों इन्हें रद्द किया और इनसे क्यों आपने जो है इनको शॉर्ट नोटिस नहीं दिया कि आपको हटाया जा रहा है। तो इसको लेके सरकार अपना जवाब देगी, विधानसभा अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट में 1 महीने का जो समय दिया उसमें अपना पक्ष बताएगी कि भाई उसने जांच के अंतर्गत जो भी उसको कमी या जो अच्छा है और जो भी जांच कमेटी ने तय किया होगा वो अपना वर्डिक्ट वहां जाके रख देगी और वो कोर्ट अपना फैसला देगी जो उसे फैसला देना होगा। इस विषय पे तो मैं ज्यादा, क्योंकि इसमें अगर कानूनी जिस प्रकार से आपने बताया था हाई कोर्ट के आ रहे थे वो ज्यादा अच्छे से बता सकते थे कानून के जानकार की इसमें। और अगर जुड़ते हैं तो मैं जरूर उनसे ये सवाल लूंगी। क्या पीसी थोपलियाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जब बचे थे, जब बहुत बड़ा वो चल रहा था, उनको सत्ता से जब बाहर हो रहे थे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जब आगे आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उसके फैसले को ओवरपावर नहीं कर सकता। ये सबने देखा, जिसके कारण हरीश रावत उस समय टिक गए, नहीं तो वो बाहर हो गए थे। विधानसभा में जिस तरह से उस समय घपला हुआ था, कुछ कैंडिडेट भाजपा में चले गए थे। अनम्यूट करें खुद को। जी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करिए। तो उस समय ये जो केस था तो उस समय ये माना गया था। अभी भी क्या हम ये नहीं मानते कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो संवैधानिक पद पे हैं, बहुत बड़ा पद है, बहुत गरिमामय पद है, और यही कारण है कि बहुत जल्दी उनके गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जा सकता। जो लोग मजाक समझे हुए हैं, मेरे को उनकी मैच्योरिटी पे हंसी आ रही है। पक्ष विपक्ष जाए भाड़ में, लेकिन जो संविधान है उसको तो हमें देखना होगा कि संविधान में कितनी बड़ी गरिमा है विधानसभा के अध्यक्षों की। भले उन्होंने इतने बड़ा अपराध मतलब अनैतिक काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, और उसके लिए कुंजवाल जी ने माफी मांगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि अब क्या करें, कुंजवाल जी किसी पोस्ट पे है नहीं और जनता ने उनको हरा दिया है। थोपलियाल जी, फिर अभी अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी माफी मांग लेते हैं तो काम चल जाएगा विपक्ष का? नहीं चलेगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी की माफी काम नहीं चलेगी, क्योंकि वो इस समय सरकार के पद पे बैठे हुए हैं। सरकार के पद से हटें, त्याग करें, बिकॉज उन्होंने जो अपराध किया है इस समय कुंजवाल जी अगर पद पे, ऐसा व्यक्ति पद पे नहीं रह सकता मैडम। जिस व्यक्ति ने अनैतिक काम किया हो वो कैसे नैतिकता का मूल्यवान का बनकर यहाँ पे हमारा मंत्री बना रहेगा? नहीं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि हमारे पास इतना मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है, उसको दिल्ली से पूछना पड़ रहा है, और दिल्ली वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग आका बैठे हुए हैं। हम लोगों का यही तो दुर्भाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री हर चीज दिल्ली से पूछता है, और यही कारण है कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और जो जिस तरह से इसको आगे किया गया था ऋतु खंडूरी को, वो उसने भी मतलब ये मैं क्या कहूं, उन्होंने बहुत आनंद फानंद में फैसला ले दिया,
और वो फैसला अब उनकी जो एकदम से जो ऊंचाइयां हासिल करने भगवान ने उनको बहुत बड़ा मौका दिया था, जो वो चूक गई हैं। नहीं तो वो इस समय मुख्यमंत्री की दावेदार की स्थिति में जा चुकी थी, लेकिन अब बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है और अब इस स्थिति को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संभालती है, ये बड़ी भारी चुनौती इनके आगे है। बट संभाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधानसभा को बुलाएं, विधानसभा में पूछे कि भाई ये अवैध तौर से भर्तियां हुई थी, क्या करें? तो कांग्रेस की गिग्गी बन जाएगी, ये विपक्ष के लोगों की सबकी गिग्गी बन जाएगी विधानसभा के अंदर, क्योंकि बताना पड़ेगा कि अनैतिक तौर से जो भर्तियां की गई हैं, क्या इनको कंटिन्यू रखा जाए, कैसे? तो जब विधानसभा अगर कोई निर्णय लेगी तो हाई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता कि विधानसभा विधायक का निर्णय एक कानून होता है, वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। इस समय विधानसभा ने अध्यक्ष ने एक कमेटी के माध्यम से विधानसभा से बाहर निर्णय लिया है, विधानसभा के अंदर का निर्णय एक विधानसभा अध्यक्ष बनके विधानसभा को बिठा के निर्णय नहीं लिया है। अगर ये नहीं बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात इनको समझा रहा हूं, इस रास्ते को अख्तियार करके अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। लेकिन वही बोल रहा हूं मैं कि अनुभवहीनता आज हमारे लिए अभिशाप बन गई है और इतना उलझ गया है उत्तराखंड कि किसी भी तरह से रास्ते में लाना मुख्यमंत्री के लिए एक चुनौती बन चुकी है। चुनौती, इधर से गोली कांड हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर अभी जैसे खन्ना साहब ने बताया कि 4 उसमें छूट गए हैं जमानत पे, तो वो जमानत पे छूटना था, हाकिम भी छूटेगा, क्योंकि आज हाकिम का कोई गवाह ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये बोल रहा है कि साहब मैंने 15 लाख रुपए देकर हाकिम से नौकरी ली। हाकिम बोल रहा मैंने तो बाप रे कुछ पैसे ही नहीं लिए कहीं से, तो कब तक हम हाकिम को लटका के रखेंगे? गवाह चाहिए ना। अब इसमें क्या करेगा कोई? जो समस्या है, जो संविधान है, उसके मुताबिक हमें काम करने पड़ेंगे। गवाह साक्षी जो आवश्यक हैं। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं साहब वो सीबीआई लाओ, ये लाओ, तो सीबीआई भी क्या करेगी? वो भी संविधान के मुताबिक ही तो काम करेगी, वो भी तो गवाह मांगेगी। गवाह सब जो लोग चिल्ला रहे थे चाहे अगर हम विपक्ष वास्तव में ईमानदार हैं तो हम पकड़ के लाएं गवाहों को और खड़ा करें वहां पे, और कटघरे में खड़ा करें भारतीय जनता पार्टी को और इन अपराधियों को। पर नहीं, हम अब गवाह भी नहीं लाएंगे, टीवी चैनलों में भौं करते रहेंगे, लेकिन जो जमीन में। जी ठीक है, विपिन जी से इसका जवाब लेती हूँ मैं। विपिन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? थपलियाल जी की बात से सहमत है? देखिए, बिल्कुल थपलियाल जी वरिष्ठ नेता है और मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जैसे थपलियाल जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो हाईकोर्ट उसको चुनौती नहीं दे सकता है, वो ये आदेश भी क्योंकि संवैधानिक पद पे है रितु खंडूरी जी, उन्होंने ये निर्णय लिया था। लेकिन जो ये निर्णय लिया गया यशी जी, ये निर्णय बहुत आनंद फानन में लिया गया और जैसे कि इन लोगों ने कहा लोकहित में, ये लोकहित का निर्णय नहीं था, ये लोगों को दिखाने का, प्रदेश की जनता को दिखावे का एक नाटक मात्र था। ये केवल एक गुमराह करने का प्रयास था विपक्ष को भी और उत्तराखंड की जनता को भी। जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं के साथ इन लोगों ने धोखा किया, उसी प्रकार उत्तराखंड की जनता के साथ भी इन लोगों ने गहरा और गंदा मजाक किया है। अब हम आते हैं न्यायालय पे, जैसा कि अभी आपने कहा कि दलीलें पेश वकील नहीं कर पाए। अब 1 महीने की जांच रिपोर्ट जब खंडूरी जी के हाथ में आई तो उन्होंने आनंद फानंद में, जिस दिन उनके हाथ में सुबह रिपोर्ट आई, दिन में उन्होंने प्रेस कर दी कि जी रिपोर्ट आ गई है, मैं इनको जो 250 लोग हैं इनको मैं बर्खास्त कर रही हूँ। क्या उस रिपोर्ट का उस रिपोर्ट पर विधिक राय नहीं ली जानी चाहिए थी? या खंडूरी मैडम ने उस जांच कमेटी से ये नहीं पूछा कि भाई आप लोगों ने ये 250 लोगों के नाम दिए हैं, तो इन 250 लोगों से भी आपने राय मशवरा किया कि नहीं किया? क्या रितु खंडूरी जी को ये नहीं पता था कि इन 250 लोगों को जब मैं निकाल के बाहर कर दूंगी तो ये लोग न्यायालय जाएंगे? तो कहने का मतलब है केवल गुमराह करने का, उत्तराखंड की जनता को केवल गुमराह, क्योंकि सरकार की बहुत किरकिरी। देखिए, एक के बाद एक प्रकरण, पहले UKSSC इतना बड़ा प्रकरण हुआ, पूरी उत्तराखंड की किरकिरी पूरे देश के अंदर हुई। उसके बाद विधानसभा बैकडोर भर्ती, पूरे देश के अंदर किरकिरी हुई। उसके बाद जो कानून व्यवस्था है उत्तराखंड की, वो उस पर सवालिया निशान लग रहा है, उस पर किरकिरी हुई।
इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की हर प्रकरण में इतनी किरकिरी हो रही है, तो केवल जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने जांच कमेटी गठित की और जांच कमेटी ने 1 महीने के अंदर आधी अधूरी जांच, 1 महीने में भी पूरी जांच नहीं हुई, उसमें भी इन्होंने 2001 से लेकर 2016 तक को छोड़ दिया, ये कह के कि हम इसमें विधिक राय लेंगे, क्योंकि वो लोग परमानेंट हो चुके थे। अब इन लोगों के भी परमानेंट होने की बारी है, क्योंकि ये भी लगातार सरकार को सेवा दे रहे हैं। इन लोगों ने हाई कोर्ट में ये बात कही है कि हम लोग परमानेंट सरकार को सेवा दे रहे हैं और हमारी राय सरकार ने हमें एक नोटिस तक देने की जहमत नहीं उठाई। इस आधार पे कोर्ट ने जो है इनको बहाल करने का आदेश दिया, हालांकि स्टे दिया है, बहाल करने का आदेश नहीं दिया, स्टे है, इस पर केस चलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार इस पर अपना मजबूत पक्ष रख पाएगी। ठीक है, विपिन माफ कीजिएगा, रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार अपना पक्ष रख पाएगी या नहीं, इस पर अब आगे सरकार का क्या रुख होगा? सबकी निगाहें अब इस पर हैं। देखिए, जिस प्रकार से पीसी थपलियाल जी ने कहा कि विधानसभा में बैठ के इसका हल निकल सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अभी पूछा था, मैंने कहा आप अपने चैनल के माध्यम से ही, आप थपलियाल जी हैं, विपिन जी हैं, आप मुझे ऐसे 2 सुझाव दीजिए जिससे कि ये बर्खास्त भी हो जाए और ये वापिस भी आ जाए। कोई ऐसा सुझाव दीजिए, क्योंकि आप जिस समय इस प्रकरणों को लेकर हल्ला मचा रहे थे तो आपका एक ही नारा था, ऐसे लोगों को हटाओ, ऐसे लोगों को हटाओ। और जब ये हट गए तो आपने कहा इन्हें नहीं हटाना चाहिए था, ये लोगों के हम रोजगार नहीं छीनना चाहते थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो बात है ये नहीं चलेगी। आप विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सरकार ये तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी हम चैनल के माध्यम से आपसे 2 सुझाव आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, क्या हो कि उन बच्चों की, उन जो लोग हटे हैं उनकी नौकरी भी ना जाए और उनकी नौकरी भी चली जाए, वो बर्खास्त हो जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। रविंद्र जी, इसमें पहली राय तो मैं आपको ये दे रहा हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उन पर जांच बढ़ाई जाए, पहला काम। और दूसरा काम ये है, जिन कर्मचारियों को आपने बर्खास्त किया है उनकी तुरंत जो है सरेंडर कर दे, वे गिरफ्तार हो जाए, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का उत्तराखंड की बात करिए ना प्रभु, दिल्ली और पंजाब में जाते हैं आप लोग। आप सुनिए, देखिए, दिल्ली और पंजाब ना जाइए, आप उत्तराखंड की बात करिए। मामला विधानसभा का हो रहा है, ना कि दिल्ली की शराब नीति। जब दिल्ली की शराब नीति में बात चलेगी तो देखिए जवाब आपको देना पड़े। आप जिस प्रकार दिल्ली की शराब नीति दिल्ली वालों की बात संबित पात्रा जी कर रहे हैं, रविंद्र जी आप अपनी बात करिए ना उत्तराखंड की। नहीं, देखिए यशी जी, उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, उत्तराखंड में सत्येंद्र जी का क्या योगदान है, जरा आप ये बता दीजिए मुझे। नहीं, देखिए ये लगातार हमारे चैनलों पे विज्ञापन आता है। देखिए, उत्तराखंड में हम विज्ञापन देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली, अब मेरे को बताओ दिल्ली के स्कूल से मुझे क्या मतलब है? यहाँ पे मेरे को तो अपने यहाँ के स्कूल, दोनों बातों में फर्क है। दिल्ली जैसे स्कूल उत्तराखंड में वो बनवा सकते हैं, दिल्ली जैसे स्कूल वो उत्तराखंड में बनवा सकते हैं, लेकिन दूसरा सत्येंद्र जैन यहाँ पर आ सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, ये आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा। जब जनता इन्हें मौका देगी ये जरूर बनवाएंगे, हम देख लेंगे। हमने देखा थी कि मैं 8वीं क्लास तक दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा हूँ। दिल्ली के स्कूलों का स्टैंडर्ड यहाँ के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं है, जिन स्कूलों में सरकारी में हम पढ़े। तो वहां पे अभी मैंने दोबारा जाके हाल देखा किस तरीके से उन स्कूलों की बेतरतीब हुई है। वहां 475 प्रिंसिपल की कमी है। ये बड़ा लंबा विषय है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये विषय इसलिए बनता है क्योंकि हम दिल्ली के ऐड यहाँ देखते हैं, इसलिए दिल्ली का प्रश्न करना हमारा बनता है। इनकी नैतिकता पर सवाल उठाना। ठीक है रविंद्र जी, हो गया ना अभी। विपिन जी मुझे बताइए, विपक्ष का यह डबल स्टैंडर्ड क्या है? जब भर्तियां नहीं हो रही, जब भर्तियां रद्द नहीं की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि भर्तियों को रद्द करो, भर्तियों को रद्द करो। कांग्रेस के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे कि ये भर्तियां जो की है इन्हें रद्द किया जाए। और जब भर्तियां रद्द कर दी गई और हाईकोर्ट का जो भी टीका टिप्पणी आया, वो हाईकोर्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता, माननीय न्यायालय है हमारा। लेकिन बात यहाँ पर अगर हम करें, अगर सरकार ने कोई कदम उठाया, ऐसे ऐतिहासिक फैसला कहा गया, और जिस डिबेट का जिक्र आप करें तो उस डिबेट में मैं थी और आपने ही कहा था कि ऐतिहासिक फैसला है ये, लेकिन हाँ आपने ये बात भी इंक्लूड की कि क्या वो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, तो बात यहाँ पर पैरवी पर आकर अटकी। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्या है कि आप उनको रख भी लीजिए नौकरी में और उनकी नौकरियां खत्म भी कर दीजिए। देखिए यशी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन लोगों को क्यों हटाया गया।
सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता चीख कर कह रहे थे। देखिए आम आदमी पार्टी का, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व उत्तराखंड। हमने ये नहीं कहा कि उनको क्यों हटाया गया या क्यों रखा गया। हमारे कहने का मतलब है ये डबल स्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने मैंने आपसे दिक्कतें सामने है। अगर अपने जाता तो कोई फना में लिया गया, आपने ये जी का ने प्रेमचंद कोई किसी मुझे देता है। जो मैं मानना चाहता हूं क्या कैबिनेट से बैठनी चाहिए। इसलिए चाहता हूं आपको भी दिख रहा है जी से ये सवाल मैं द्वारा उसकी 150 तदर्थ नियुक्तियां 2020 में हुई, 6 तदर्थ नियुक्तियां और 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों और उपनल के माध्यम से हुई 22 को, लेकिन सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चर्चा में इसी पर कर रहे थे लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।